लो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित को समझाइए। पहला, एक रेडॉक्स अभिक्रिया की संभाव्यता। दूसरा, लवण विलयनों में धातु का विस्थापन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसमें बच्चों यहाँ पर मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान होते हैं। मानक यहाँ पर जो धातु होती है, आयन होते हैं इनके, मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान के आधार पर ही होती है। विभव के मान के आधार पर ये श्रेणी होती है। तो देखिए क्या होता है कि जो हमारे पास में विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसमें यदि हम बात करें एक विद्युत सेल की, यदि हम एक विद्युत रासायनिक सेल की बात करते हैं, यहाँ पर विद्युत रासायनिक सेल, तो जब विद्युत रासायनिक सेल बनाया जाता है, तो देखिए विद्युत रासायनिक सेल में यहाँ पर कैथोड और एनोड होते हैं। यहाँ पर कैथोड और एनोड होते हैं। कैथोड और एनोड यहाँ पर होते हैं, जिसमें कि एनोड यहाँ पर नेगेटिव होता है और जो कैथोड है ये पॉजिटिव होता है। और जो कैथोड है इस पर अपचयन होता है, अपचयन। वही जो हमारे पास में एनोड है, इस पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो देखिए यहाँ से हम ईएमएफ के मान की गणना करते हैं। ईएमएफ के मान की ईएमएफ के मान की ईएमएफ के मान की गणना करते हैं। अब बच्चों यदि जो ईएमएफ का मान है, यहाँ पर यदि ईएमएफ का मान यदि ईएमएफ का मान धनात्मक है तो अभिक्रिया संभव है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया यहाँ पर संभव होगी। रेडॉक्स अभिक्रिया संभव है। वहीं पर यदि ईएमएफ का मान 0 यानी कि 0 या ऋणात्मक है, 0 या ऋणात्मक है, तो यहाँ पर अभिक्रिया संभव नहीं होगी। अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया, तो रेडॉक्स अभिक्रिया संभव नहीं होगी। अब देखिए, ये तो हमने बात की पहला विद्युत रासायन, यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया की संभाव्यता किस प्रकार से देखते हैं। यहाँ पर विद्युत रासायनिक सेल में ईएमएफ के मान की गणना करते हैं, और गणना करने पर हम देख सकते हैं कि धनात्मक तो रेडॉक्स अभिक्रिया संभव होगी और ऋणात्मक या 0 तो रेडॉक्स अभिक्रिया संभव नहीं होगी। वहीं पर देखिए दूसरा में कहा गया है लवण विलयनों से धातु का विस्थापन। तो देखिए इसे यहाँ पर देखिए, लवण विलयन से धातु का विस्थापन। तो बच्चों यहाँ पर जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, इसमें जो ऊपर वाली धातु होती है, वो अपने से नीचे वाली धातु को यहाँ पर अपचयित कर देती है। हम लिख सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, यहाँ पर विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर वाली धातु जिसका यहाँ पर जो ई नोट का मान होता है, ई नोट रिड्यूसिंग का यहाँ पर जो मान होता है, ये यहाँ पर इसे हम ई नोट अपचयन भी लिख सकते हैं। ई नोट अपचयन, ये यहाँ पर अधिक ऋणात्मक होता है, अधिक ऋणात्मक। ये अपने से नीचे वाली धातु को
ऊपर वाली धातु अपने से नीचे वाली धातु को अपचयित, नीचे वाली धातु जिसका यहाँ पर इनोट अपचयन, इनोट अपचयन, इनोट अपचयन कम ऋणात्मक होता है, कम ऋणात्मक, कम ऋणात्मक होता है, इसे अपचयित कर सकती है वाली धातु को अपचयित, अपचयित करके विलयन से विस्थापित कर सकती है, अपचयित करके विलयन से विस्थापित, विलयन से विस्थापित कर सकती है, कर सकती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर यदि हम उदाहरण की बात करें तो हमारे पास में यदि जिंक धातु है, यदि ये जिंक धातु है और जिंक धातु के बर्तन में यदि कॉपर सल्फेट को रखा जाए, जिंक धातु के बर्तन में यदि कॉपर सल्फेट को रखा जाए तो यहाँ पर जिंक होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर और कॉपर होती है नीचे, कॉपर होती है नीचे। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो जिंक है ये कॉपर को कर देगी अपचयित, यहाँ पर ये कॉपर को अपचयित करके विलयन से विस्थापित कर देगी। ये यहाँ पर इसका विलयन से विस्थापन हो जाता है, विलयन से विस्थापन हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से विद्युत रासायनिक श्रेणी मदद करती है यहाँ पर धातु के विस्थापन को समझने में। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हमने दोनों पॉइंट को समझा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।